हम लोग देख रहे हैं केजीएमयू का सिलेबस। यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विकास। उसी के संदर्भ में एक क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे और एक प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है एरिक इरिक्सन का नाम। मैंने कल बताया भी था, लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी लास्ट सैटरडे को, उसमें कहा था कि मैं एरिक इरिक्सन के संदर्भ में और कुछ ऐसी थ्योरीज हैं उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो हमारा टॉपिक आज का जो होने वाला है, एक तो हम डिस्कस करेंगे आपसे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का यानी एक प्रश्न आपका यहाँ परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी से। साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे एक सोशल लर्निंग, जिसको हम लोग कहते हैं लेओबाइगोस्की का नाम लेते हैं। एक लेओबाइगोस्की का सिद्धांत, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और सिद्धांत इंपॉर्टेंट रहेगा, आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत। एक बच्चा कह रहा था कि थोड़ा सा सर रिकॉल करवा दीजिएगा, तो आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत लास्ट क्लास में जिक्र किए थे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत। आज का ये हमारा टॉपिक होगा, है ना। और मैं आपको बता दूं कि आगामी परीक्षा के जीएमयू में आप लोगों को यहाँ से एक प्रश्न तय है देखने को मिल सकता है इन 4 थ्योरी में से, है ना। ये 4 की थ्योरी है। क्लास समाप्त होने के बाद आप लोगों को टेलीग्राम पर एक 67 पेज की मैं पीडीएफ भेजने वाला हूँ A4 साइज में, A4 पेपर में, और आप उसे चाहो प्रिंट आउट कर सकते हो। ठीक है, 67 पेज की पीडीएफ होगी और अच्छी पीडीएफ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो सभी के सभी सिद्धांत वहाँ पे इंक्लूड रहेंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ एलडी से, लर्निंग डिसेबिलिटीज से। यहाँ समझाऊंगा, कॉपी पेन साथ में ज़रूर लेकर बैठिएगा आप लोग, ताकि आप लोग उस चीज़ों को नोट कर सकें। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबल भी आप इसे बोल सकते हो। शुद्ध हिंदी में इसे अधिगम अक्षमता कहते हैं, या इसका नाम आप ले सकते हो अधिगम निर्योग्यता, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अधिगम अक्षमता कह लो या अयोग्यता कह लीजिए, ये वो दशा होती है जो मस्तिष्क में चोट लगने से या मस्तिष्क सुचारू रूप से संचालित ना होने की परिस्थिति में हम लोग पढ़ते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, और उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, एक सोशल वर्कर की आवश्यकता होती है, एक मेडिकल सोशल वर्कर की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कुछ विशेषज्ञ या डॉक्टर्स कह लीजिए या विशेषज्ञ कह लीजिए, उनकी भी आवश्यकता पड़ती है इन डिसेबिलिटीज़ को ठीक करने के लिए। जैसे आप सबको बता दूं, LSRWPEN ये ट्रिक है। ये कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ हैं लर्निंग के संदर्भ में, इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। एल से अगर मैं आपसे बात करूं तो एल का मतलब होता है लिसनिंग, यानी इसको हम कह सकते हैं सुनने के संदर्भ में प्रॉब्लम अगर है तो उसको क्या नाम देंगे उस डिसेबिलिटीज़ को। उसके बाद स्पीकिंग, यानी बोलने के संदर्भ में है, ये बोलने में अगर प्रॉब्लम है तो उस परिस्थिति में हम उस डिसेबिलिटीज़ को किस नाम से संबोधित करेंगे या उसको जानेंगे। रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, यदि पढ़ने से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो उस क्रिया को हम लोग किस नाम से संबोधित करेंगे या उसको जानेंगे। W फॉर राइटिंग, राइटिंग मीन्स होता है लिखना, यानी लेखन, यानी लेखन। ठीक है, लिखने के संदर्भ में कौन सी प्रॉब्लम्स को हम लोग किस नाम से उसको जानते हैं। P फॉर आता है फिजिकल, यानी शारीरिक प्रक्रिया में आप यहाँ पे लिखेंगे शारीरिक। और ई से इमोशनल को हम लोग हिंदी में बोलेंगे भावनात्मक, क्या बोलेंगे इसको, भावनात्मक बोलेंगे। और एन से हम लोग इसे न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं, यानी संख्या के आधार पर, यानी संख्या के आधार पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये। इस पीडीएफ को मैं अभी आपको शेयर भी कर लूँगा, शॉर्ट नोट्स है एक प्रकार से ये, और एग्जाम के दौरान जब आप ओपन करेंगे तो आपको आसानी से ये दिख भी जाएगी। चलिए एक एक करके हम लोग डिसेबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिया है आर्स को। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक होता है डिसलेक्सिया, नाम सभी लोगों को पता होगा। क्या कोई बच्चा बता सकता है डिसलेक्सिया से किस प्रकार की समस्या हो सकती है? पढ़ने की सर, पढ़ने की। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। डिसलेक्सिया आपके यूजीसी नेट में भी आता है ये, है ना। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो पठन संबंधी होने वाली जो समस्या होती है बच्चों में या एडल्ट में, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पठन संबंधी या पठन संबंधी या पढ़ने संबंधित होने वाली समस्या नाम आपको पता चल जाएगा कि उस समस्या को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया का नाम देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये पहले नंबर का पार्ट था। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो एक आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया से क्या होता है, लेखन संबंधी होने वाली समस्या, लेखन संबंधी या संबंधित होने वाली प्रॉब्लम्स या होने वाली समस्या, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसग्राफिया से बोलेंगे। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल में भी लिख लीजिए। डिसलेक्सिया के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करता, जैसे है ना 10 है, 10 को नेट कह दे, 10 को, है ना, अगर मैं आपसे बात करूँ 10 को बच्चा अगर नेट पढ़ दे तो उस प्रक्रिया में हम लोग इसको कहते हैं भैया वो पठन संबंधी में प्रॉब्लम्स है। लेकिन लेखन संबंधी में आप लोग देखते होंगे बी और डी में कुछ बच्चे प्रॉब्लम्स कर देते हैं, एम और डब्ल्यू में कुछ बच्चे प्रॉब्लम्स कर देते होंगे। आपने बोला भाई 21 लिखने के लिए तो बच्चा 12 लिख देता है। इस प्रकार से लेखन संबंध में यहाँ पर्टिकुलर ये नहीं बताया जा रहा है कि इंग्लिश को लेखन में कि न्यूमेरिकल को या अंकगणितीय को लिखने में, यहाँ ये बात नहीं बताई जा रही है। तो लेखन में आप नंबर भी रख लेते हैं और आप वर्ड को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ 2 क्लियर हो गए हैं, तो एक बार स्पष्ट करेंगे, समझ में चीजें आ रही हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को, जी सर, जी सर, है ना, समझ में आएगा। आगे हम बात करते हैं तो एक आता है डिसकैलकुलिया, नाम से स्पष्ट है, डिसकैलकुलिया नाम से स्पष्ट है। कैलकुलिया यहाँ शब्द जो लग रहा है वो गणना से संबंध में, किसके संदर्भ में है, गणना व गणितीय संबंधी प्रॉब्लम यदि आ रही है तो आप तुरंत दर्शा देंगे कि वो डिसकैलकुलिया शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बोर्ड मास का बेसिकली यूज किया जाता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, यदि बोर्ड मास का प्रयोग किया जा रहा है तो उस परिस्थिति में बच्चा यदि गलती कर देता तो उस क्रिया में भी हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे उसको समस्या है गणितीय संदर्भ में। लेखन के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उस प्रक्रिया में जैसे 21 मैंने बताया, 12 बताया, तो वो लेखन संबंधी डिसग्राफिया का पार्ट बनेगा। गणित या मैथमेटिकल संबंध में कोई प्रॉब्लम्स बनती है तो उस परिप्रेक्ष्य में, जैसे अगर मैंने कहा कि 4 into 5 लिखिए तो होगा आपका 20, तो बच्चे 0.2 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि डिसकैलकुलिया के संदर्भ में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी आप सबके लिए। और आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला एक पार्ट आता है इसके संदर्भ में, अगर हम बात करते हैं अफेजिया, क्या बोलते हैं इसको, अफ्रेजिया, है ना। अफ्रेजिया कह लीजिए या इसे डिस्फ्रेजिया के नाम से भी बोला जाता है, इसको ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं डिस्फ्रेजिया भी। बट डिस्फ्रेजिया जब लिखते हैं हम लोग ना तो भाषा के संदर्भ में आ जाता है, लेकिन अफ्रेजिया जो होता है भाषा के संबंध में ना मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता होती है। तो दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे हम लोग। अफ्रेजिया अगर परीक्षा में आ गया तो आप लोग सीधा सीधा बताएंगे, सीधा क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पे, भाषा संबंधी समस्या, ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा मौखिक रूप से समस्या, मौखिक रूप से समस्या, उस प्रक्रिया में इसका नाम आप लोग दर्शाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया बोल रहा हूं मैं डिसग्राफिया नहीं बोल रहा हूं, मैं डिस्प्रैक्सिया कह रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया के संदर्भ में अगर नाम आता है तो शारीरिक गामक अक्षम, मैंने पी लिखवाया था ना आप लोगों से, पी
है ना, पी। तो यहाँ पे जो होगा शारीरिक गामक अक्षमता को दर्शाएगा, यहाँ पे शारीरिक गामक अक्षमता को दर्शाएगा, ये ना, ये आप शब्द जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। ग्रॉस मोटर, फिजिकल ग्रॉस जो डिसेबिलिटीज होता है उस परिपेक्ष में, जैसे मैंने कहा कि डांस में, है ना, डांस में कोई कमी दर्शा रहे हैं, कोई डांस करते समय कोई कमी दिख रही है, तो वो डिस्प्रैक्सिया का नाम दे सकते हो आप, है ना। गति में अगर आप कर रहे हो, गति में थोड़ा सा चाल में या गति में वही प्रक्रिया, अगर थोड़ी सी डिसबैलेंसिंग के पार्ट अगर बन रहा है, तो उस दृष्टिकोण से भी हम लोग इसको डिस्प्रैक्सिया का नाम देंगे। शारीरिक रूप से कोई कार्य बेसिकली करने में असमर्थता को दर्शाता है, तो वो क्रिया डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आएगी, डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आएगी। अगला पार्ट हम लेंगे नंबर 6 वाला, और वो आएगा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया। इस परिपेक्ष में अगर मैं बात करूं, इमोशनल यानी ई शब्द मैंने लिखा था आप लोगों के लिए, तो आप कहेंगे कि ये जल्दी भावुक हो जाते हैं। ये ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो कोई बच्चा अगर जल्दी भावुक हो जाए, भावुक हो जाए, भावुक हो जाता है ना, उस परिस्थिति में हम लोग इसे डिस्थीमिया, जैसे मैं कहूँ रोने लगा, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि बच्चा रोने लगता है या रोने लगा, तो उस परिस्थिति में ये भावुक हो गया था, है ना, तो उस परिस्थिति में आप कह सकते हो कि वो व्यक्ति जो है डिस्थीमिया से ग्रसित है, ठीक है, डिस्थीमिया से ग्रसित है। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक और होता है डिस्फ्रेजिया। डिस्फ्रेजिया, डिस्फ्रेजिया, डिस्फ्रेजिया के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहां आप शब्द ध्यान रखेंगे कि भाषा जो हो रही है, भाषा में बोलने, ठीक है, सुनने, ठीक है, लिखने, ठीक है, इनमें अगर समस्या प्रदर्शित होती है, समस्या प्रदर्शित होती है, तो अब आप कहेंगे डिस्फ्रेजिया से संबंधित वो व्यक्ति जो है ग्रसित है, ठीक है। ये शब्द आप जरूर ध्यान रखेंगे, भाषा को भी इंक्लूड हो गया, बोलना भी इंक्लूड हो गया, सुनना भी इंक्लूड हो गया, यहाँ लिखना भी इंक्लूड हो गया, तो कई 3-4 पार्ट एक साथ जब रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो डिस्फ्रेजिया का पार्ट होगा। लेकिन परीक्षा में आपको सीधा सीधा पूछेगा, है ना, कहेगा पठन संबंधी विकार अगर है बच्चे में, रीडिंग प्रॉब्लम अगर है तो बच्चे में, तो डिसलेक्सिया का पार्ट बनेगा। यदि सीधा सीधा कहेगा कि लेखन संबंधी यानी राइटिंग प्रॉब्लम्स है, तो वो सीधा सीधा आपको डिसग्राफिया को लगाना पड़ेगा इस परिपेक्ष में। और भाषा संबंधी लैंग्वेज डिसऑर्डर अगर आपसे कहेगा, लैंग्वेज डिसऑर्डर अगर आपसे बोलेगा, तब आप लोग अफ्रेजिया या डिस्फ्रेजिया को आप लोग यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं हम लोग। एक आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया करवा दिया ना, डिस्ग्राफिया हो गया, जी जी सर। हाँ जी सर, हो गया। तो इस परिपेक्ष में आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक और हाइपरलेक्सिया, एक और कर लीजिएगा, हाइपरलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये देखो ना, एक नील एबिलिटी दर्शाता है, किसके दृष्टिकोण में, रीडिंग के दृष्टिकोण में। कहने का मतलब मेरा ये है कि लिखी हुई चीजों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाता है, लिखी हुई चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, नहीं पढ़ पाता है, तो उस परिस्थिति में आप लोग कहेंगे कि यह पार्ट जो है हाइपरलेक्सिया का है, हाइपरलेक्सिया का है। ये चीज जरूर ध्यान में रखेंगे। एक होता है अगर हम बात करते हैं तो ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब होता है स्वलीन। ऑटिज्म अगर हम बात करते हैं तो ऑटिज्म मीन्स होता है स्वलीन। स्वलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में आत्म विमोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्म विमोह बोलते हैं। बट ध्यान रखना, जब भी कभी आत्म विमोह शब्द आए, स्वलीन शब्द आए, ऑटिज्म शब्द आए, तो उस परिस्थिति में एक वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, वहां पे ढूंढिएगा ऑप्शन में सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या, ये कीवर्ड बहुत मेन पॉइंट है, इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। आईएमपी में लिख भी देता हूं, ठीक है।
क्योंकि हम लोग सोशल वर्क पढ़ भी रहे हैं, तो हो सकता है मे भी इस तरीके की चीज़ें मिल जाए सामाजिक समस्या पर। और एक आता है, इसी को इन शॉर्ट में भी बोला जाता है ASD। इसका पूरा नाम अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, क्योंकि मेडिकल से संबंधित ही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से इसे जान सकते हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। स्वेलिंग इसको बोला जाता है हिंदी में, या आत्म विमोह इसको कहा जाता है, ASD का पूरा नाम है। उसके बाद एक शब्द आता है डी से क्या, ADHD, डी से डिसऑर्डर, डी फॉर डिसऑर्डर सर, डी फॉर डिसऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए सर, ADHD का मतलब होता है इसके इंग्लिश में अटेंशन, इसको हिंदी में बोला जाएगा अवधान, ठीक है। अटेंशन डिफिसिट, डिफिसिट का मतलब होता है कमी या छीन को दर्शाता है, अवधान छीन। और हाइपर एक्टिविटी यानी अति चंचलता, अति चंचलता, ठीक है। ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार, डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार। तो इसका पूरा नाम है अवधान छीन विकृति, अवधान छीन अति चंचलता विकृति या विकार के नाम से इसको जान सकते हो। और ये अगर आ जाता है तो परीक्षा में ढूंढने का प्रयास करिएगा, ऑप्शन में लिखा सर डी बता दीजिए एक बार, डी से। ए और डी एक बार डी वाला। सर ध्यान से सुनिए, अटेंशन A फॉर डिफिसिट होता है, मतलब छीन होता है, छीन। और H फॉर हाइपर एक्टिविटी होता है, D फॉर लास्ट का डिसऑर्डर होता है। और अगर मान लीजिए ये आता है इसका नाम, कि इसका मीनिंग बताने का प्रयास करता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक स्थान पर ध्यान ना रखना, एक प्लेस या स्थान पर ध्यान ना रखना, इसका पूरा नाम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए, खासकर मैंने यहाँ पे बताया है अभी लर्निंग डिसेबिलिटी के संदर्भ में। परीक्षा में आप लोगों से यहाँ से सवाल बनते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप लोग जरूर ध्यान में रखें। इन केस आपसे अगर परीक्षा में पूछ ले तो वो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अब्राहम मैस्लो के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपसे लास्ट टाइम बताया भी था अब्राहम मैस्लो के बारे में। यहाँ अगर हम बात करते हैं अब्राहम के बारे में, अगर हम बात करते हैं मैस्लो है ना, तो इनकी एक थ्योरी रही, इनकी थ्योरी को कई नाम से जाना गया। मैस्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत कहा गया, नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी भी लगी, नीड ऑफ अगर हम बात करते हैं तो इससे हायरार्की थ्योरी भी कही गई है ना, इसके कई नाम रहे। और अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी इसी को बोला गया परीक्षा में, अभिप्रेरणा का सिद्धांत बोला गया। इसी को आवश्यकता का सिद्धांत कहा गया, आवश्यकता का सिद्धांत बोला गया। इसी को मानवतावादी का सिद्धांत बोला गया, मानवतावादी का सिद्धांत बोला गया। इसी को पदानुक्रम का सिद्धांत बोला गया, है ना। इसके कई सिद्धांत बेसिकली देखने को मिले। हालांकि मैस्लो मनोविज्ञान के मानवतावादी संप्रदाय के जनक कहे जाते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसीलिए मैं आपसे कहता भी रहता हूँ कि नोट करता किया करो आप लोग। तो मैस्लो मनोविज्ञान में मानवतावादी संप्रदाय के क्या है, ये जनक है, मानवतावादी संप्रदाय के क्या जनक है, परीक्षा में आता है मैस्लो का नाम। अब बेसिकली यह संप्रदाय सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के खिलाफ था, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये सिगमंड फ्रायड के सपोर्टर नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो, आलोचक कह सकते हो आप इनको, है ना, उनके खिलाफ रहा है। मैस्लो मानते हैं कि होता है ना बड़ा विवेकशील होता है, ये मैस्लो का कहना है। मैस्लो कहता है कि एक बच्चा या एक आदमी आवश्यकता लेकर पैदा होता है और आवश्यकता के साथ वो मर जाता है, ऐसी बात कहते हैं अब्राहम मैस्लो, है ना। तो मानव एक विवेकशील प्राणी है जो स्वभाव से अच्छा है, अर्थात उसे कोई भी, है ना, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें, कोई भी राक्षस यानी इदम, राक्षस मतलब इदम नहीं चलता,
मनुष्य के इदम कोई पार्ट नहीं होता, ये मानते हैं मैस्लो। फ्रायड कहते हैं कि नहीं, मनुष्य के अंदर इदम पाया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? बताओ, एक बार क्लियर करो, क्या समझ पा रहे जी हो मेरी बात? तो मेरा यही कहना है कि बच्चे अपनी सफलता के लिए थोड़ा अध्ययन करते हैं। मैस्लो ने उसी पर अभिप्रेरणा का, आवश्यकता का, पदानुक्रम का सिद्धांत दे दिया, और उसी सिद्धांत को अभिप्रेरणा का नाम दिया गया, आवश्यकता का नाम दिया गया, मानवतावादी का नाम दिया गया, पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया, स्व यथार्थीकरण सिद्धांत भी कहा गया है। स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत भी बोला गया है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी कही गई है। मांग आपूर्ति का सिद्धांत भी कहा गया है। मांग व आपूर्ति का सिद्धांत भी बोला, कई नाम इसके कई नाम है। देखो, इसी को बेसिकली इन्होंने एक पिरामिड में समझाया। एक बार म्यूट रहिए प्लीज, म्यूट रहिए, म्यूट हो जाइए। तो पिरामिड दिया, इस पिरामिड के माध्यम से उन्होंने क्या किया, समझाया। ये पिरामिड मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो इन्होंने कुल 5 पिरामिड दिया, यानी 5 क्रम दिए, और इस क्रम के अकॉर्डिंग बताया कि मनुष्य के अंदर आवश्यकताएं जो हैं हर एक स्टेजेस में डेवलप होती है, नीड डेवलप होती है। तो पहले का जो नाम रखा था उन्होंने, उसका नाम रखा था शारीरिक या जैविक आवश्यकता, या जैविक आवश्यकता। दूसरे का जो नाम रखा था वो सुरक्षा मांग रखा था, सुरक्षा का। तीसरा जो रखा था वो अपनत्व रखा था, प्रेम रखा था, सामाजिक चीजों को दर्शाया था इसमें। तो आप इसमें कह सकते हो प्रेम व अपनत्व की भावना, अपनत्व की भावना। और जो चौथा था वो सम्मान के बारे में बता रहा था, आत्म सम्मान कह लीजिए, ठीक है, सम्मान के बारे में जिक्र किया गया था। और जो पांचवा लास्ट था वो आत्म सिद्धिकरण था, आत्म सिद्धिकरण था। और इसी को बेसिकली लास्ट में स्व यथार्थीकरण का नाम भी दिया गया इसी को, है ना। इसी क्रिया को सर्वोच्च, सबसे सर्वोच्च लक्ष्य अगर कोई प्राप्ति होती है तो इसी में होता है, सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति इसी में होती है ना, इसी में होती है। तो जीव, अगर मैं मनोदैहिक की बात करता हूँ, जैविक की बात करता हूँ, तो व्यक्ति जो होता है भोजन पानी, रोना सोना, इस तरीके की एक्टिविटी बेसिकली मनोदैहिक होती है ना। तो उसको शारीरिक आवश्यकता के अनुसार रख दिया था। सुरक्षा और मांग की आवश्यकता में जब आया दूसरे स्टेज में, तो उसको बेसिकली पारिवारिक सुरक्षा को लेकर बात करने लगा, आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा की बात करने लगा, है ना। तो उस दृष्टिकोण में देखने को मिला ना। तीसरे में सामाजिक और प्रेम और अपनत्व का लगाव देखने को मिला। इसका मतलब था कि भाई परिवार के साथ लगाव हो गया, मित्रता बनाने लगे, रिश्तेदारों के साथ वहाँ पे जो है सारी चीज़ें देखने लगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में नाम देखने को हमें मिला। जब अपनी पहचान बनाने की बात आई, स्वयं पहचान बनाने के परिप्रेक्ष्य में बात आई, तो वो सम्मान या आत्मसम्मान की प्रक्रिया में आ जाता है। और जब बेसिकली निष्पक्ष भाव से, ठीक है, समाज की सेवा के लिए या किसी चीज को अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगा, तो उस क्रिया को आत्मसिद्धिकरण का नाम दिया गया। तो इस तरीके से जो है अब्राहम मैस्लो ने अपने सिद्धांत को दर्शाया। कहा कि सोल्जर की जो भावना होती है, जो जो देश के लिए भावना होती है, वो आत्मसिद्धिकरण होता है। इसमें केवल 5% लोग ही बेसिकली पहुंच पाते हैं। और अपने आप को सिद्ध करके ना परिवर्तन करने के दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं, तो उस चीज को भी हम लोग कह सकते हो कि वह आत्म अनुभूति या आत्मसिद्धिकरण या उच्चतम स्तर के अंतर्गत चीजें आ जाएंगी। आत्मसम्मान चाहता है सेवार्थी, तो वह आत्मसम्मान की आवश्यकता के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। प्रेम चाहता है व्यक्ति या सेवार्थी या समूह या समुदाय, है ना। तो उस प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो ये तीसरा स्टेज जो है देखने को मिल जाता है। अब ये ऊपर की जो 3 हैं, ये जो ऊपर के 3 मैं यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ, ये तीनों के बारे में अभी जो मैंने बताया, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये उच्च स्तरीय नाम से जाने जाते हैं, उच्च स्तरीय के नाम से ये जाने जाते हैं। इसके बिना जो है, इसके बिना इंसान रह भी सकता है, इस तरीके की चीज़ें भी कह सकते हैं आप, ठीक है। परंतु जो नीचे की, जैसे पहली आवश्यकता थी शारीरिक आवश्यकता, निम्न स्तर या आधारभूत जो आवश्यकता होती है वो, ठीक है। और जो सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए जो वातावरण वगैरह रिप्रेजेंट होता है वो, यानी दूसरा स्टेज, इसको निम्न स्तर का नाम दिया गया, इसको निम्न स्तर के नाम दिया गया है ना। तो ये चीज़ें
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि निम्न स्तर और उच्च स्तर भी परीक्षा में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये था आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत, और ये सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। तो एक बच्चा बताया था हमसे भी कि लास्ट टाइम क्लास में कि एक बार रिकॉल करवा दीजिएगा, तो मैंने देखो रिकॉल करवा दिया है। यदि अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट आपके मन में बन रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बताइए, कोई डाउट है आपके मन में यहाँ पे इसके अंतर्गत? यदि आपके मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, प्लीज बताइए, कोई डाउट है? अरे भाई नहीं बोलोगे तो फिर तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? नहीं सर, ठीक नहीं है सर, कोई सर। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अब, है ना? अब हाँ जी, बताएं बताएं सर, कुछ कह रहे हैं और नहीं बोल रहे हो यार? तो नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। चलो फिर ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारे सामने यहाँ देखिएगा, इरिक इरिक्सन का पूछा गया कि मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार बताइए मानव विकास का पहला चरण कौन सा है। अब हम इस थ्योरी पर बात करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से आप सभी लोग, इसके अंतर्गत मनोसामाजिक सिद्धांत का ये देखिए चरण है। मैं एक बार आप लोगों को सारा हटा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सुनिएगा इस चीज़ को। ये इरिक इरिक्सन के द्वारा दिए गए कुल 8 स्टेजेस हैं, और हर अवस्था में एक संकट की भावना, एक संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है इरिक इरिक्सन की थ्योरीज में। इरिक इरिक्सन महोदय ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम था मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत था उनके थ्योरी का नाम। तो इसी प्रक्रिया में इरिक इरिक्सन महोदय ने पहली, देखिए यहाँ पर विकास की अवस्था है शैशवावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है खेल की अवस्था, चौथा है स्कूल अवस्था, पांचवा है किशोरावस्था, छठा है तरुण वयस्कता अवस्था, सातवां है मध्य वयस्कता अवस्था, आठवां है परिपक्वता अवस्था। ये स्टेजेस हैं। इरिक इरिक्सन जर्मनी के विद्वान है, ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। सन 1950 के दशक में इन्होंने विकासात्मक संकट यानी डेवलपमेंट क्राइसिस का व्यक्ति सामना करता है, और उसी के आधार पर इन्होंने 8 सिद्धांत दिए या 8 अवस्था इन्होंने जिक्र किया अपने सिद्धांतों में, मनोसामाजिक सिद्धांत में। हर सिद्धांत में यदि क्रियाएं सफल हो जाती हैं तो एक मूलभूत गुण विकसित होता है, एक बेसिकली गुण विकसित होता है। उस गुणों को हम लोग बेसिक वैल्यू का नाम देते हैं, वैल्यूज का नाम देते हैं, और हर एक स्टेज होता है, यानी हर एक आयु होती है। जैसे यदि मैं आपसे यहाँ पर एक बात करता हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख भी रहे हो कि पहली अवस्था जो है शैशवा विश्वास बनाम अविश्वास की है। ये 8 अवस्था में से पहली अवस्था मानी जाती है। कहीं कहीं 0 से 2 वर्ष लिखा मिलेगा, तो कहीं कहीं 0 से 18 माह मिलेगा, है ना? अब ये देखभाल करने वाली और दुनिया में विश्वास की भावना विकसित करती है, ये अवस्था पहली वाली। देखो, शिशु तब भरोसा करना सीखता है जब उनकी ज़रूरतें लगातार संवेदनशील देखभाल करने वाले जो हैं माता पिता वो खरे उतर रहे हैं, तो उस जगह बच्चों के अंदर विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है ना? दुनिया में बच्चे जो है सुरक्षा या संरक्षा की भावना रखते हैं, तो उस क्रिया में यदि माता पिता खरे उतरते हैं तो वहाँ बच्चों के अंदर विश्वास यानी ट्रस्ट डेवलप होता है ना? और यदि आप बच्चों से दूरी बना के रखते हैं या उसके साथ मतलब नकारात्मक व्यवहार उसके सामने प्रकट करते हैं, तो उस जगह पर बच्चे के अंदर अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा रोता है और उसका देखभाल करने वाला उसे तुरंत अगर संतावना देता है, जिससे उसे वह विश्वास विकसित करने में मदद मिलती है और उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं, तो वहाँ बच्चे के अंदर विश्वास की भावना उत्पन्न होती है।
यदि वही ना किया जाए तो बच्चे के अंदर अविश्वास यानी मिसट्रस्ट की भावना डेवलप हो जाती है। ये पहली स्टेजेस है। और सवाल सिंपल था, केवल ऐसे ही सवाल पूछे भी जाते हैं परीक्षा में कि इरेक्शन के द्वारा बताइए कि मनोसामाजिक विकास का मानव का पहला चरण कौन सा है, तो वो यही था विश्वास बनाम अविश्वास। या तो पूछेगा पहली अवस्था का नाम बताइए, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा शैशवावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इस तरीके की अवस्था लिखी रहेगी। तो इस प्रश्न का विकल्प यही सही जाएगा, पहला वाला। फिर भी आगे हम बढ़ते हैं, दूसरी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड का नाम दिया गया है इसको। अब इसे कहीं कहीं शिशु अवस्था का नाम भी बोला जाता है। हालांकि शैशवावस्था जो है पहली है, उसके बाद शिशु अवस्था भी आ सकती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का दूसरा नाम है शिशु अवस्था, ठीक है। अब देखिए, स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता होता है। ये लज्जाशीलता को हम लोग शर्म भी कह सकते हैं और संदेह भी कह सकते हैं, उसे एक प्रकार का संदेह भी बोल सकते हैं। स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण प्राप्त होता है इसमें, स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण प्राप्त होता है इसमें, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझना मेरी बात को। एक बच्चा अपने जूते स्वयं पहनने पर जोर देता है। आपके घर में एक बच्चा होगा 2 या 3 साल का, सोचना कि अगर वो बच्चा जूता स्वयं पहनना चाहता है और उसका देखभाल करता, यानी जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, धैर्य पूर्वक अगर उससे प्रोत्साहन देते हैं, तो बच्चे के अंदर स्वतंत्रता डेवलप होगी, इंडिपेंडेंट बनेगा, यदि मार्गदर्शन देते हैं तब। और यदि आप वहीं बच्चे से ये मना कर देंगे, नहीं बेटा आप नहीं पहन पाओगे, मैं लाओ पहना देता हूं, तो जब आप पहनाने जाओगे तो बच्चे के अंदर वहीं पे शर्म और संदेह या लज्जाशीलता की भावना डेवलप हो जाती है। ये एरिक एरिक्सन की दूसरी अवस्था में बताया गया है। और यही क्रियाएं अगर सही तरीके से डेवलप होती हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक इच्छा की भावना डेवलप हुई है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अवस्था के बारे में। तीसरी अवस्था है खेल की अवस्था। इसमें पहल शक्ति वर्सेस दोषिता का नाम दिया गया है। इसको पहल भी कह सकते हो, दोषिता को अपराध बोध भी बोल सकते हो, अपराध बोध भी कह सकते हो। इसमें ये प्री स्कूलिंग का पार्ट है, आप ऐसा कह सकते हो, प्री स्कूलिंग का पार्ट है। 3 से 5 साल का ये बेसिकली एज होती है बच्चों की। अब देखो, प्री स्कूल में बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, अपने खेल और बातचीत से अधिक सक्रिय होते हैं, है ना, और उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं बच्चे, जिससे क्या करते हैं, वो पहल करने की भावना रखते हैं। मतलब मैं शुरुआत करता हूँ, या उनको बेसिकली इंडिपेंडेंट की भावना तो आ ही चुकी होती है उससे पहले वाली स्टेज में, तो वो बेसिकली उसमें और एक्टिव दर्शाते हैं खेल की अवस्था में। लेकिन जब वे चुनौतियों का सामना करने लगते हैं ना, तो वहाँ पे गलतियाँ भी कर बैठते हैं। तो जो गलतियाँ करते हैं वो अपराध बोध की भावना बेसिकली वहाँ पे देखने को मिल जाती है। या वहाँ पे अपराध बोध, यदि मान लो आप वहाँ पे रोकते हैं कि नहीं बेटा अब आप नहीं, मैं करूँगा, ठीक है, या उस काम को आप कर नहीं पाओगे, या आप उस काम से उसे, क्योंकि स्कूल की अवस्था है और आप उसे मना कर रहे हो, दूसरे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो जिसको मना कर रहे हो ना, उसके अंदर अपराध भाव की जो भावना होती है वो बेसिकली डेवलप हो जाती है। आप मान लीजिए उसको शारीरिक दंड दे देते हो उस जगह पे, तब भी अपराध बोध की भावना डेवलप हो जाती है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, आप अच्छे समझोगे इस खेल की अवस्था को। प्री स्कूल में बेसिकली बच्चों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, है ना। उनको मोटिवेट के माध्यम से किसी भी एक्टिविटीज़ में या गतिविधि में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनको आगे बढ़ाना चाहिए, है ना, पहल करने के लिए। लेकिन जब गलती अगर मान लीजिए बच्चा कर रहा है, उस परिस्थिति में उसको डांटे ना, ठीक है, उस परिस्थिति में उसको डांटे ना। तो प्री स्कूल का बच्चा है, उत्सुकता से टेबल सजाने में आपकी मदद कर रहा है ना, या मदद करने के लिए उसे बेसिकली आगे आ रहा है आपके साथ, यानी वो पहल कर रहा है, आपके साथ आ रहा है, यानी वो पहल कर रहा है। लेकिन जब गलती से उसकी प्लेट मान लीजिए टेबल से गिर जाती है, तो वह दोषी महसूस करता है, और अगर आपने उस पर कुछ और कह दिया तो वो दोषिता की भावना और डेवलप हो जाती है ना। तो बच्चों को ध्यान रखें, अब अगेन अगर
इनकेस आपके घर में कोई बच्चा है, अगर आपके साथ वो हाथ बटा रहा है या काम करने के लिए पहल कर रहा है तो उसको करने दीजिए। यदि इनकेस गलती कर देता है तो उसको डांटे ना, उसको समझाने का प्रयास करें, तो आगामी यानी आगे होने वाली जो भी क्रिया होगी तो उसमें गलती बच्चा नहीं करेगा। यदि घर में 3 से 5 साल के अंदर का बच्चा है तो इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करें। उसके बाद आती है कि स्कूल एज। स्कूल एज कह लीजिए या विद्यालयी अवस्था कह लीजिए, इसको परिश्रम बनाम हीनता कहा जाता है। परिश्रम बनाम हीनता बोला गया इसको। इसमें क्रियाएं सामर्थ्यता को दर्शाती हैं, है ना। देखो, बालक नए ज्ञान और कौशल का विकास जो है परिश्रम पूर्वक करता है, यानी परिश्रम है ये। अपने ज्ञान को, अपने कौशल को जो डेवलप कर रहा है वो परिश्रम से कर रहा है, मौखिक कार्य से कर रहा है, बौद्धिक से कर रहा है, सामाजिक कार्य में प्रवीण हो गया है, मित्र मंडली बन गई, उसकी मित्रता बन गई है ना। आत्मविश्वास बेसिकली धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। शारीरिक कौशल में दक्षता विकसित करने पर वो ध्यान केंद्रित कर रहा है। खुद की तुलना में साथियों से बेसिकली क्रियाएं जो है बेटर करने की कोशिश कर रहा है अपने साथियों के बीच में, है ना। मान लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल देता हूं कि एक बच्चा पढ़ना सीखने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि वो पढ़ना सीख जाए, और जब वह अपने सहपाठियों को कोई पुस्तक पढ़कर सुनाने में सफल होता है तो उसे लगन की भावना महसूस होती है, लगन की भावना महसूस होती है। और यदि मान लीजिए वही क्रियाएं वो पढ़ने में बेसिकली असमर्थता दर्शा रहा होता तो उस कंडीशन में उसके अंदर हीनता की भावना रिप्रेजेंट हो जाती है। होता है ना, बच्चे जब 10-5 बच्चे होते हैं तो कोई बच्चा अगर इनकेस गलत कार्य कर देता है, कुछ गलत डायरेक्शन में चला जाता है, तो उसके साथ वाले बच्चे, सहपाठी उसके साथ हंसने लगते हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे ने एक्टिविटी की है उस बच्चे के अंदर हीनता की भावना आ सकती है। इसलिए उस बच्चे को दोबारा एक बार चांस दे, अवसर दे, परंतु अभिप्रेरणा देकर, तब बच्चा वो और अच्छा कार्य करने में सक्रिय बनेगा। और ये चीज़ें 5 साल से लेकर 12 साल के बीच में अगर बच्चा है तो इस तरीके की चीज़ें बेसिकली घटनाएं घटित होती रहती हैं। स्टेज नंबर 5 में किशोरावस्था आता है। ये एडल्टहुड की अवस्था है। इसमें अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति होती है। ये आप इसे भूमिका भ्रम भी कह सकते हो। क्रियाएं अगर सही तरीके से डेवलप होती हैं तो बच्चे के अंदर निष्ठा डेवलप होता है। आयु इसका 12 से 18 वर्ष होती है। स्वयं और पहचान की सुसंगत भावना का जो निर्माण होता है वो इसी किशोरावस्था में ही होता है। किशोर यानी एडल्ट स्वयं के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए काम करते हुए विभिन्न भूमिकाओं और वैल्यूज और विश्वासों का पता लगाते हैं। इसी चरण में जब उनके सामने चैलेंजेस कुछ आ जाते हैं, कुछ चुनौतियां आ जाती हैं, तो उन चुनौतियां का सामना करते समय उन्हें भूमिका भ्रम का अनुभव हो सकता है। चुनौतियां जब आ जाती हैं सामने तो वो चुनौतियां उनके अंदर डेवलप कर देती हैं भूमिकाएं भ्रम, उनको भ्रमित कर देती हैं चुनौतियां। फॉर एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे एक किशोर बालक है। अच्छा, किशोर अलग अलग शैलियों के कपड़े और संगीत का प्रयोग करते हैं। किशोरावस्था में है, जाहिर सी बात है, अलग अलग उसकी शैलीज है, उसमें कपड़े पहनने के तरीके या संगीत का प्रयोग विभिन्न तरीके से कर सकते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कौन है और उसमें वह कहाँ फिट बैठता है। वो बेसिकली अहम पहचान की बात कर रहा है, अपने आप को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है। और अपने आप में ही कहीं जब वो बेसिकली असमर्थता दर्शाने लगता है तो वहां भ्रमित हो जाता है। और वो असमर्थता आती कैसी है? भ्रमित यानी चैलेंजिंग की वजह से। जो चैलेंजेस कुछ हैं, 12 से 18 साल की उम्र है, जाहिर सी बात है, और चैलेंज तो बहुत है उस समय, है ना। उस समय तो चैलेंज तो बहुत होते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, नैतिकता का परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, है ना।
तो ये चीज़ें बेसिकली किशोरावस्था में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आता है तरुण वयस्कता अवस्था। इसमें बेसिकली देख सकते हैं आप लोग घनिष्ठता वर्सेस विलगन, या आप इसे कह सकते हो अंतर्गतता भी, घनिष्ठता को अंतर्गतता भी कह सकते हो, और विलगन को हम लोग अलगाव भी बोल सकते हैं। इसे आप तरुण वयस्कता कह लीजिए या इसे आप युवा वयस्कता कह लीजिए, बात दोनों एक ही है, गलत नहीं है। तरुण और युवा वयस्कता दोनों बात एक ही है। हालांकि यूजीसी नेट का सिलेबस देखोगे तो आप लोग को मिलेगा तरुणाई अवस्था, और ये युवा को बोला जाता है तरुणाई अवस्था, युवा को, है ना। तो तरुण शब्द यूज़ किया है यूजीसी नेट के सिलेबस में, ठीक है। अब देखो यहाँ जो अंतर्गता है, जो घनिष्ठता है, जो आत्मीयता है, ये एक ही है। युवा व्यक्ति ना दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करने लगता है, क्योंकि उम्र देखिए 18 से 40 है, इसमें शादी हो जाती है उसकी। ऐसा ना कर पाने पर वह सामाजिक और संवेगात्मक दृष्टि से अलग थलग पड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में दूसरों से आत्मीय संबंध स्थापित करना चाहता है, स्वयं को खोजने की बात करता है, स्वयं को किसी व्यक्ति में ढूंढने का प्रयास करता है, स्वयं अब ढूंढता है किसी और व्यक्ति में। यदि ऐसा नहीं हो पाता है ना, तो उसके अंदर जो है अलगाव की भावना आ जाती है, विलगन की भावना आ जाती है, एकाकीपन की भावना आ जाती है, अकेलापन की भावना आ जाती है उसके अंदर। कहने का मतलब एक युवा वयस्क डेटिंग और अपने साथी के साथ प्रतिबद्ध संबंध बनाने की चुनौतियों का अगर सामना करता है, तो उस परिस्थिति में तरुण वयस्कता अवस्था रिप्रेजेंट होती है। और सही तरीके से अगर क्रियाएं डेवलप होती हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्नेह या प्रेम या लव या प्यार का विकास इसके अंतर्गत देखने को मिलता है या संज्ञा दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं 7वें में, तो मध्य वयस्कता अवस्था आती है। मध्य वयस्कता अवस्था के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जननात्मक वर्सेस स्थिरता। जननात्मकता को हम लोग उत्पादकता भी बोलते हैं या उत्पादनशीलता भी कहते हैं इसी को। आयु देखिए 40 से 65 है, यानी आप ये कह सकते हो इस अवस्था के अंतर्गत समाज और भावी पीढ़ी के लिए योगदान का रोल देखने को मिलेगा। इस अवस्था में जो जननात्मकता का आशय बनता है वो अपनी अगली पीढ़ी के साथ साथ सामाजिक कल्याण के लिए सोच रहा होता है। जब जननात्मकता चिंता उत्पन्न कर देती है तो उस जगह क्रियाएं खतरे में पड़ जाती हैं, तो क्रियाएं स्थिर हो जाती हैं। व्यक्ति उत्पादन या जननात्मकता होने और काम, परिवार, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से समाज को वापस देने पर ध्यान केंद्रित करता है। यदि उन्हें लगा कि वे सार्थक योगदान नहीं दे पा रहे हैं समाज में, तो वहां पे ठहराव की भावना आ जाएगी। ठहराव का मतलब होता है स्थिरता, स्थिरता की भावना आ जाएगी। कहा जाता है कि एक मध्यम आयु वर्ग का वयस्क जो है अपने कार्यस्थल पर, जहां पर वो काम कर रहा है, अपने कार्यस्थल पर एक युवा सहकर्मी को सलाह देता है और अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन के लिए अपना ज्ञान साझा कर रहा है, अपना अनुभव साझा कर रहा है, तो उस दृष्टिकोण में मध्य वयस्कता अवस्था प्रकट हो जाती है। और एक लास्ट स्टेज, परिपक्वता अवस्था। परिपक्वता को हम लोग अहम संपूर्णता भी कह सकते हैं, अहम अखंडता भी बोल सकते हैं। वर्सेस निराशा, ये आप निराशा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक प्रकार से डिस्पेयर कह सकते हो उसको। मेरा कहने का मतलब ये है कि वयस्कता का अंतिम चरण है। आयु देखेंगे तो 65+ है। व्यक्ति अपने जीवन पर नजर डालता है और अपनी उपलब्धियों, रिश्तों और अनुभवों पर विचार करता है। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने सार्थक और संतुष्टिदायक जीवन नहीं जिया है,
तो उनको निराशा का अनुभव होगा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने पोते पोतियों के साथ कहानियां और जीवन के सबक साझा करता है और भावी पीढ़ी को अपने ज्ञान को हस्तांतरित करने का अर्थ और उद्देश्य ढूंढने का प्रयास करता है। तो उस दृष्टिकोण में ये मैच्योरिटी की जो अवस्था है ये प्रकट होती है। ठीक है, तो इस अवस्था में अगर सफल पूर्वक क्रियाएं होती हैं तो बुद्धिमता की संज्ञा दी गई है, बुद्धिमता का संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि वृद्ध व्यक्ति सोचते हैं कि भाई हमने अपने जीवन में क्या किया, फिर जब सोचते हैं हमने ये नहीं किया, हमें कर लेना चाहिए था, जमीन ले लेनी चाहिए था, वहाँ पे घर बनवा लेना चाहिए था, तो उस समय क्या होता है, निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि नहीं। तो ये थी इनकी 8 अवस्थाएं इरिक इरिक्शन की। ये जो ऊपर से 4 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल अवस्था और स्कूल की अवस्था, ये चारों अवस्थाएं सिगमंड फ्रायड की अवस्थाओं से मिलती हैं। आगे हम सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ाएंगे आपको, वहाँ आपके बारे में वहाँ पे जिक्र करेंगे। तो यूजीसी नेट में सम्मिलित करने के लिए सवाल आता है फ्रायड के साथ इनकी अवस्थाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई तो एक बार क्लियर करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर एक बार में बाल्यावस्था के बारे में थोड़ा 1 मिनट बता दीजिए। बाल्यावस्था, ओके ओके, ये देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर रहे हो सर आप? जी सर, जी सर। जी, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सर स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की बात है। यानी इसकी आयु अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 वर्ष है। एक बच्चा, अगर आपके घर में मैंने बताया था अगर बच्चा है, अगर वो जूता स्वयं पहनने पर बल दे रहा है, जोर दे रहा है, और उसके माता पिता धैर्यपूर्वक अगर उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हो रही है। अगर वही माता पिता कह रहे हैं कि नहीं बेटा आप नहीं कर पाओगे, लाओ मैं आपके जूते पहना देता हूं, तो उस प्रक्रिया में उस बच्चे के अंदर लज्जाशीलता की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, यही है प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्लियर है कि और इसमें बताऊं कुछ? बताइए, अगर आप कहोगे और कुछ बताने के लिए तो और क्लियर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बता दीजिए, विकास के संदर्भ में। जी सर, क्या कह रहे हो? बता दीजिए सर, बता दीजिए। और देखिए थोड़ा ये जो अवस्था है ये आस्था व विश्वास का भाव विकसित करता है। ये अवस्था शील गुण का विकास इस अवस्था में होता है कि वातावरण, जो बाह्य वातावरण होता है उसमें बच्चा कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है। आप खिलौना दे दो तो खिलौना अगर आज आपने दे दिया ना तो शाम तक टूट फूट जाएगा। कारण क्या है, बच्चा खिलौना में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा होगा या कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट वाली प्रक्रिया उसके अंदर आ रही है, वो तोड़ के बना सकता है, इसलिए वो तोड़ रहा है। उसके अंदर तो भाई ये चीज़ें आई तभी तो उस खिलौने को तोड़ा। भले ही अलग की बात है कि वो बाद में ना जुड़े, वो अलग की बात है। यानी कुछ खोजने की प्रयास कर रहा है इस अवस्था में। और जब माता पिता उस बच्चे को अत्यंत छोटा समझकर उसे कार्य नहीं करने देते हैं तो उसके अंदर शर्म या लज्जाशीलता की भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि आप बालक को सही तरीके से मार्ग निर्देशन नहीं देंगे तब भी बालक के अंदर लज्जा और संदेह पैदा हो सकता है। आपको बच्चे को सही मार्गदर्शन देना होगा इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में, क्योंकि बच्चे शरीर पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। और जब बच्चा शरीर पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो अगला स्टेजेस ही वही बन जाता है इंडिपेंडेंसी का, है ना। तो इस क्रिया में अगर सफलतापूर्वक बालक कार्य कर लेता है तो इच्छा शक्ति की भावना इसमें संज्ञा दी जाती है या इच्छा शक्ति का विकास होता है इस अवस्था में। ठीक है, तो ये थी दूसरी अवस्था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसकी पीडीएफ आप लोग निश्चिंत रहें, इसकी पीडीएफ पूरी डिटेल मिलेगी। ठीक है, जिस तरीके से बताया उन्हीं शब्दों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं। तो
यहाँ पर देखेंगे जीन पियाजे का एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और इसमें उन्होंने महत्व पर बल दिया है और आपके अंदर यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बेसिकली डेवलप करता है, वो कौन सा पार्ट इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे, क्या आप बता सकते हैं? भावनात्मक विकास, सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क, बिल्कुल हमारा पार्ट है सोशल। हम पढ़ क्या रहे हैं इस समय? सामाजिक विकास। हम इस समय पढ़ रहे हैं सामाजिक विकास और सवाल भी सामाजिक विकास से संबंधित है। KGMU का सिलेबस में सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अगर किसी ने महत्व पर बल दिया है तो सामाजिक संपर्क पर यानी सोशल इंटरेक्शन पर। और विकल्प यहाँ पर जो जाएगा आप लोगों का वो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। वो ऑप्शन क्या जाने वाला है? बी ऑप्शन। अब देखिएगा थोड़ा सा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले विद्वान हैं। इन्होंने कहा कि एक बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। इस थ्योरी में अगर किसी का नाम आता है तो वो जीन पियाजे का नाम आता है। जीन पियाजे ने एक बात कहा कि बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है क्योंकि खिलौने के तोड़ फोड़ काम कर रहा है वो, है ना, तो इसलिए उसको वैज्ञानिक कहा। उसने कहा कि विश्व में स्वयं की ज्ञान की खोज अगर कोई करता है तो वो बच्चा करता है। विश्व में स्वयं का ज्ञान, परीक्षा में सवाल बनता है इस तरीके से कि विश्व में स्वयं का ज्ञान की खोज करता है, निम्न में बताइए कौन विद्वान ने कहा? तो तुरंत बताना आप लोग। जीन पियाजे ने किया। पेपर में अगर सवाल बने कि बताओ किस विद्वान ने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, तो तुरंत नाम जीन पियाजे का नाम लगाना। भाषा जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास का आधार होती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास का आधार होती है। विभिन्न अवस्थाओं में बच्चा भिन्न भिन्न प्रक्रिया करेगा, ये बात आप सब जानते भी हो। तो संज्ञानात्मक विकास को लेकर इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्था? 4 अवस्था जीन पियाजे ने। एक का नाम था संवेदी पेशी अवस्था, इसको सेंसरी मोटर अवस्था के नाम से दिया गया और कहीं कहीं इसे केंद्रीय गामक अवस्था भी बोला गया। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला गया या इसी ही पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था कहा गया दूसरे को। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला गया या इसका नाम रखा गया ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोला गया या आप इसे प्रत्यात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। चौथे को अमूर्त बोला गया या आप इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं। इसकी अलग अलग आयु के रूप में रिप्रेजेंट भी किया गया। 0 से लेकर 2 वर्ष बताया गया संवेदी पेशी अवस्था को। दूसरे अवस्था को 2 से लेकर 7 वर्ष बताया गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 7 से लेकर 11 वर्ष बताया गया और लास्ट वाली जो अवस्था थी उसको 11 से लेकर 18 तक बताया गया। किसी किसी किताब में आपको 18+ मिलेगा, है ना, 18+ मिलेगा। तो ये 4 अवस्थाओं को आपको क्रम में याद रखना है। परीक्षा में क्रम भी पूछता है, कभी कभी नाम पूछ लेता है, बताइए ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो है किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा।
और इन चारों अवस्था में यदि मैं आपसे बात करूं कि चारों अवस्थाएं जो बेसिकली जो जिक्र किया गया है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंतर्गत जिक्र किया गया है समाज के संपर्क को लेकर, सोशल इंटरेक्शन को लेकर। इसमें सभी की सभी बातें चारों की चारों अवस्था में सोशल जो है बेसिकली एक अहम रोल अदा हुआ, सोशल इंटरेक्शन। लेकिन अब आप सोचिए कि जो पहली अवस्था है, अगर बच्चा 0 से 2 साल की उम्र है तो इसमें नो सोसाइटी, नो मोरलिटी। नो मोरलिटी मतलब 2 साल के बच्चे के अंदर क्या सोसाइटी, क्या मोरलिटी, क्या नैतिकता, क्या बेसिकली समाज का दृष्टिकोण। लेकिन 2 से जब 7 वाली उम्र में आएगा तो वहां आप लोगों को सोशल इंटरेक्शन का पार्ट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए परीक्षा में चाहे वो यूजीसी नेट का हो चाहे और भी एग्जाम का बात करूं मैं, तो दूसरे तीसरे चौथे की आयु को लेकर पूछ लेता है। लेकिन एग्जाम में जब चारों को देता है तो वो सम्मिलित में देता है, क्रम लगाने के लिए देता है। ठीक है, फिर भी आप इनके बारे में ध्यान रखें, मैं भी आगे डिस्कस आप लोगों से कर रहा हूं। पहली अवस्था में अगर हम बात करते हैं तो संवेदी पेशी अवस्था को लेकर, संवेदी पेशी अवस्था को लेकर। अब ये जो अवस्था है 0 से 2 साल का बच्चा है। अब बालक यहां जो है संवेदी पेशी अवस्था में वो ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है अपने। और मुझे मालूम होगा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंद्रियों का प्रयोग यानी इंद्रियों का प्रयोग करके बालक सीखता है। और बता सकते हो कौन कौन सी इंद्रियां हैं हमारी? इंद्रियां कौन कौन सी हैं? बता सकते सर कुल 5 करेगी सर, 5 करेगी। आँख, नाक, हो? हाँ, आँख, जीभ, नाक, कान, जीभ, जीभ, त्वचा। तो ये त्वचा। 5 अवस्था बेसिकली क्या है? इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं। आँख बालक देखता है, देखना। नाक से सूंघना, कान से श्रवण या सुनना, जिह्वा से स्वाद, त्वचा से महसूस। ये बेसिकली क्या करता है? ज्ञान इंद्रिय से बालक सीखता है। बट ध्यान रखिए, इसी अवस्था में बालक जो है अवलोकन करके भी चीजों को देखता है। अवलोकन करके, जैसे आप जो काम करोगे वही काम आपका बच्चा कॉपी करेगा। अगर आप मान लो किसी को पढ़ा रहे हो, किसी की चीज, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, मेरी बच्ची क्या करती है, मुझे देखती है तो उसके पास ना एक छोटा सा लैपटॉप है, वो भी उसी तरीके से पढ़ाने लगती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, आप जैसा व्यवहार करोगे ना, जैसा आप करोगे, जैसा बच्चा आपको देखेगा वैसे ही वो कॉपी करता है। इसका मतलब है कि वो असेसमेंट कर रहा है, वो देख रहा है आपको। एक बार म्यूट हो जाइएगा प्लीज। तो आप लोग बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार करें, पॉजिटिव व्यवहार करें कि जो बच्चा सीखे वो सकारात्मक व्यवहार सीखे, है ना। बच्चों के सामने खासकर इस चीजों को ध्यान जरूर रखें। और बच्चे के अंदर जो स्मृति क्षमता होती है, जो मेमोरी पावर होती है, बहुत तीव्र होती है। मेमोरी पावर बहुत तीव्र होती है ना। जिसके घर में बच्चे होंगे वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सोच सकते हैं। स्मृति पावर बच्चों के अंदर बहुत तीव्र होती है। इसीलिए कहा जाता है ना, कानून भी कहता है भाई बच्चे जो भी बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, असत्य बोलेंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए मेमोरी पावर बेसिकली इनकी बहुत तीव्र गति मानी जाती है। खोजबीन की प्रवृत्ति पाई जाती है इन बच्चों में। खोजबीन मतलब जान रहे हो ना, एक प्रकार से खोजबीन का मतलब होता है अन्वेषण करना, यानी खोजना, है ना। खोजबीन की प्रवृत्ति पाई जाती है इनमें, प्रवृत्ति पाई जाती है इनमें। साथ ही साथ आपको बता दूं, वस्तु अस्थायित्व, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द यूजीसी नेट में आ चुका है ये। वस्तु अस्थायित्व शब्द, ये जो वस्तु अस्थायित्व शब्द है ये पेपर में आ भी चुका है। और पूछा गया था कि वस्तु अस्थायित्व बताइए जीन पियाजे कौन सी अवस्था को टच करती है। तो ये पहली अवस्था को टच करती है, संवेदी पेशी अवस्था को। ठीक है, और ध्यान रखिए इसका मतलब क्या होता है कि छिपी हुई
वस्तु खोजने की प्रवृत्ति, खोजने की प्रवृत्ति। कहने का भाव मेरा ये है कि अगर आपके पास कोई टॉयज़ है ना, बच्चे के पास कोई टॉयज़ है, बच्चा खेल रहा है, अपने टॉयज़ लेकर आपने कहा कि ये भाई ले जो पिजन ले गया या बर्ड ले गया, है ना, कुछ इस तरीके का आपने उस बच्चे के सामने ऐसे शब्द का संबोधन करते हैं, तो बच्चे को ये चीज़ें पता है कि वो वस्तु कोई पिजन या कोई बर्ड नहीं लेके गई है, वो वस्तु आपके पास ही है, कहीं आसपास में है। उसी शब्द को बोला गया है वस्तु अस्थायित्व, और उसी क्रिया कही गई कि छिपी हुई वस्तु को बालक क्या कर रहा है, खोज रहा है आपसे। हो सकता है आपने जेब में डाल लिया हो, या आप हो सकता है अपने आसपास में कहीं डाल दिया हो, तो उस चीज़ को बच्चे ने क्या बताया गया कि वो छिपी हुई जो वस्तु है उसको खोजने की जो प्रवृत्ति कही जाती है उसको वस्तु अस्थायित्व नाम से संबोधित किया गया। वहीं दूसरा शब्द एक आता है सक्रिय ज्ञान और स्वयं का निर्माण, भी देखने को मिलता है इसी में, सक्रिय ज्ञान व स्वयं का निर्माण। और स्वयं का निर्माण आप देख सकते हैं, मैंने अभी भी ऊपर एरिक एरिक्सन की थ्योरी भी बताया कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट हो रहा है, लज्जाशीलता की भावना जब आप कह रहे हैं कि कार्य ना करें बच्चे तो दूसरी स्टेजेस में आ रहा, तो वही पार्ट देख सकते हो इसके अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 साल की उम्र है, यहाँ पर भी 0 से 2 वर्ष का एज रखी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वस्तु यहाँ जो है ना सक्रिय, एक्टिव है बच्चा, सक्रिय ज्ञान, जो चीज़ें आप बोल रहे हैं उसको एक्वायर कर रहा है बालक, अपने दिमाग में क्या कर रहा है, वो अर्जित कर रहा है, डाल रहा है। और यहाँ कहा भी गया है कि अवलोकन के आधार पर ही वस्तु का अस्थायित्व करना होता है, अवलोकन के आधार पे, ऑब्जर्वेशनल यानी असेसमेंट के आधार पे। और बच्चे के अंदर 3 वर्ष का अगर हो गया, बच्चा अगर 3 वर्ष का है तो आप समझिएगा कि उसका 60% मानसिक विकास हो चुका है, 60% मानसिक विकास हो जाता है 3 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो इसलिए बच्चों के सामने पॉजिटिव व्यवहार अवश्य करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, दूसरी स्टेजेस से कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है भाई। और अभी आप कि इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी ही थ्योरी के अंतर्गत, यूजीसी नेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप सभी क्लास चलेगी इसी लिंक पर, है ना, तो प्लीज़ आप लोग इसी लिंक पर जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत कहीं पर। ठीक है।